जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज। आज के डेली एमसीक्यू चल रहे हैं। ये 2021 प्री एग्जामिनेशन जो लोग देने जाएंगे ये उनके लिए लाभकारी है। फरवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये 7वां वीडियो हमारा, इससे पहले के वीडियो एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कल का जो प्रश्न था उसका जवाब मैंने आपको देने के लिए कहा था, रैयतवाड़ी से संबंधित। लेकिन इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप आज शाम को तैयार हो जाइए अनअकैडमी पर। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएट विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और भी पक्की हो जाएगी। आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इसी मेंटर्स वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस एसे राइटिंग के लिए होगी, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डॉक्टर किरण बेदी और अनअकैडमी और देश के प्रसिद्ध एडुकेटर मुरनाल पटेल कोलैबोरेटिव गवर्नेंस यानी सहयोगात्मक शासन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपको 9 दिसंबर की शाम 5:30 बजे लाइव होगी। इसे आप अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी इसमें पूछ सकते हैं लाइव। तो बिना देरी किए जल्दी से एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद रजिस्टर कर लें वहां पर जाकर के और अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कर दें। हमारा ये जो कोड है EME10, इसको आप वहां पर यूज कर दें। ये तो रैयतवाड़ी से संबंधित जो प्रश्न था इसका इसे पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ए आंसर है इसका। रैयतवाड़ी प्रणाली ब्रिटिश भारत की एक भूराजस्व प्रणाली थी जिसे 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसने सरकार को राजस्व संग्रह के लिए कृषक यानी कि रैयत से सीधे संबंध स्थापित करने की अनुमति दी थी और किसान को खेती के लिए भूमि को अधिग्रहित करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इस प्रणाली में जमींदारी व्यवस्था के समान कोई बिचौलिया मौजूद नहीं था। ठीक है, बिचौलिया मौजूद नहीं था इसमें। लेकिन चूंकि उच्च करों का भुगतान नकद में किया जाना था, इसलिए साहूकारों की समस्या उत्पन्न हुई। इनके द्वारा उच्च ब्याज वसूलने के कारण किसानों को अत्यधिक भार उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक शोषणकारी व्यवस्था ही सिद्ध हुई थी। आज का प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा लोहे के प्रयोग किए जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तीसरा स्टेटमेंट है, निष्क नामक तांबे के सिक्कों को बड़े लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। कौन सा सही है? पहला, दूसरा केवल, या फिर 2 और 3, या फिर सभी? पॉज करिए, आंसर सोचिए, इसका बताइए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है इसका बी यानी कि केवल 2 इसका सही है ये। ठीक है, क्यों सही है? ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक थे और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन ही होगा। उनकी संपत्ति का अनुमान उनके मवेशियों के आधार पर लगाया जाता था, है ना। गाय जिसके पास ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा अमीर होगा, इस प्रकार से चीज़ें थी। जब वे स्थायी रूप से उत्तर भारत में बस गए तो वे कृषि कार्य करने लगे थे। वे लोहे का ज्ञान और उपयोग करने के कारण जंगलों को साफ करने और खेती के तहत अधिक भूमि शामिल करने में सक्षम हो गए थे। ऋग्वैदिक जो आर्य हैं, तो इसका आंसर बी कैसे दे रहा है? अच्छा, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है पूछा ना, तो ये गलत हो जाता ना, साक्ष्य तो बिल्कुल था। हो गई। व्यापार एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और नदियों को परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। बाद के समय में निष्क नामक स्वर्ण सिक्कों को बड़े लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था, है ना। तो इसका आंसर जो है बाद में आया था। ये निष्क नामक जो सिक्का था, स्वर्ण का सिक्का था ये। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये तांबे का नहीं था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं यूपीएससी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों और उनके
संबंधित अधिकार क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। जैसे राष्ट्रपति गांव से संबंधित था, भोगापति प्रांत से संबंधित था, या विशाखापति जिले से संबंधित था। तो इसमें आपको बताना है। राष्ट्रकूट से संबंधित आज आप टॉपिक निकाल लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, फिर इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर पॉज करके आप दीजिए, मैं आप इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका सी, यानी पहले का बी है। राष्ट्रपति जो होता था प्रांत का होता था, दूसरे का ए है भोगापति जो होता था गांव का होता था, और विशाखापति जो होता था जिले का होता था। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति के नियंत्रण में राष्ट्र कहा जाता था, है ना। उन्हें आगे विशाखापति द्वारा शासित किया जाता था या जिले में विभाजित किया जाता था। अगला उपखंड भोगपति के नियंत्रण में 50 से 70 गांव से मिलकर बना हुआ भोगती होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कुप्याध्यक्ष का प्रभारी अधिकारी था। कुप्याध्यक्ष, ठीक है, इस प्रकार के आ जाते हैं दोस्तों, जेल, वन विभाग, कराधान या स्वास्थ्य क्लिनिक। आंसर सोचिए और बताइए। आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में एक नियमित वन विभाग स्थापित किया गया था, जिसे कुप्याध्यक्ष यानी वन उत्पादक का अधीक्षक द्वारा प्रशासित किया जाता था। कुप्याध्यक्ष द्वारा उनका कार्य जंगलों की उत्पादकता बढ़ाना था, पेड़ों की कीमत निर्धारित करने के बाद बेचना और मजबूत पेड़ों का वर्गीकरण करना आदि था। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मौर्य काल में भी पर्यावरण से रिलेटेड कितनी चीज़ें थी कि एक अलग से अध्यक्ष ही बना दिया गया था, है ना। तो देखने को आ रही है, इसे आप कभी भी मेंशन कर सकते हो पर्यावरण संबंधित जब भी आप लिख रहे हो, चाहे आप निबंध में लिखो या फिर मेंस आंसर राइटिंग में कभी भी आ जाए इस प्रकार का, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इस अध्यक्ष का नाम भी लिख दोगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। निम्न प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। स्क्रॉल पेंटिंग, इसमें स्थानीय देवताओं के कार्यों को दर्शाया गया है। इन्हें अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और पारंपरिक गायकों द्वारा स्क्रॉल पर चित्रित विषय का वर्णन किया जाता है। यह संदर्भित करती है, क्या करती है, फल को, रंगावली को, मादंड को या पट चित्रकला को। तो जो लोग राजस्थान से संबंधित होंगे उम्मीद है उन्हें ये आंसर इसका पता हो, क्योंकि राजस्थान में कल्चर को वैल्यू बहुत दी जाती है और वहाँ के जितने भी एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल के, उनमें अक्सर बहुत सारे प्रश्न जो 30-40% पूछे ही जाते हैं। तो आंसर है इसका ए यानी कि फड़ कहा जाता है ना। यह एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग है जो मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। फड़ चित्रों के मुख्य विषय देवताओं और उनकी किंवदंतियों एवं पूर्व महाराजाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। इसमें एक वीर की कहानी, एक किसान के दैनिक जीवन, ग्रामीण जीवन, पशु और पक्षियों, वनस्पतियों और जीवों का चित्रण किया जाता है। इस पेंटिंग में चटकीले रंगों और सूक्ष्म रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहले चित्र की रूपरेखा को काले रंग से बनाया जाता है और बाद में इसमें रंग भरे जाते हैं। इन चित्रों के लिए कच्चे रंगों का प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रों की अनूठी विशेषताएं मोटी रेखाएं और खंडों में व्यवस्थित संपूर्ण रचना के साथ चित्रों का द्विआयामी चित्रण है, 2 डायमेंशनल चित्रण है इसमें। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल चित्रण भी इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। पिट्रा ड्यूरा आपने सुना होगा। ये पिट्रा ड्यूरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें गुंबद नुमा संरचना को सहारा देने के लिए लंबे स्तंभों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, शाहजहां द्वारा ताजमहल में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। सही कौन सा है? एक सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो सोचिए थोड़ा सा पिट्रा ड्यूरा के बारे में। और यदि आप मौर्य काल निकालोगे, सॉरी मौर्य काल नहीं है, मुगल काल निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका बी यानी कि दूसरा इसका सही है, पहला इसका गलत है। कभी मैं जाऊंगा ताजमहल आपको बताऊंगा क्या है पिट्रा ड्यूरा दिखा करके। बी, आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहां ने आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था, इन्हें भी ध्यान रखना है आपको।
इसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जिसकी दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों के द्वारा फूलों के डिजाइन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार के अलंकरण को क्या कहते हैं? पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। दोस्तों, ताजमहल के अंदर जो वाइट कलर का जो बनवाया था शाहजहां द्वारा, हालांकि आगरा का ताजमहल, सॉरी, आगरे का लाल किला जो बनवाया है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। लेकिन उसके अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया था ताजमहल के सामने वाला, मैं आपको जाकर के दिखाऊंगा कभी वहाँ पर। वो उसमें जो अलंकरण मिलते हैं वो पिट्रा ड्यूरा के मिलते हैं बाद में, ठीक है। तो बाई चांस आ जाए प्रश्न कि पिट्रा ड्यूरा का उपयोग हुआ है लाल किले के अंदर, तो बिल्कुल आप यस कर दीजिएगा। यह विधि शाहजहां के शासनकाल के दौरान अधिक लोकप्रिय हुई थी। शाहजहां द्वारा पिट्रा ड्यूरा पद्धति का उपयोग ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया गया था। ताजमहल में भी किया गया था, और इनके द्वारा जो ताजमहल लाल किले में, आगरा के लाल किले में कुछ चेंज किया गया था स्ट्रक्चर में, सामने ताजमहल के वाइट पत्थर लगा दिया गया था, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पाल चित्रकला शैली में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण प्राप्त होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पाल चित्रकला शैली में बौद्ध धर्म के अंतिम महान चरण का चित्रण किया गया है। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं? सोचिए थोड़ा, पाल चित्रकला शैली से संबंधित। देखिए, इस प्रकार के कभी भी आ सकते हैं दोस्तों, है ना। आंसर है इसका सी, यानी दोनों सही हैं। भारत में पाल चित्रकला शैली में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण प्राप्त होते हैं। चित्रकला की यह शैली 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी। इसे पूर्वी भारत में बंगाल के पाल वंश के तहत चित्रित किया गया था। यह अवधि भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान चरण और बौद्ध काल की साक्ष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, असम की सीमाएं निम्नलिखित किन राज्यों या देशों के साथ लगती है? असम की सीमाएं, तो थोड़ा सा आपका ज्योग्राफिकल इस प्रकार की जो है प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, देशों के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन राज्यों के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको एक कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। तो असम का आप निकाल लीजिए मैप, और उसमें देखिए सिक्किम, चीन, त्रिपुरा, मेघालय, भूटान, इनमें से किस किस का लगी है सीमा असम से? तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, या तीसरा, चौथा, पांचवा, या दूसरा, चौथा, पांचवा, या फिर पहला, चौथा, पांचवा? तो इसका आंसर आप दोगे, देख करके बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, देख कर के दीजिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और भी चीज़ें, ठीक है। आंसर इसका बी है। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, यानी कि मान के चलिए पूर्व ये रहा और पश्चिम ये रहा यहाँ पर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। अदन की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। तो इसका भी आप मैप निकाल लीजिए, अपना एटलस निकाल लीजिए। एटलस में देखिए कि अदन की खाड़ी कहाँ पर है, लक्षद्वीप सागर कहाँ पर है, थाईलैंड की खाड़ी कहाँ पर है, और दक्षिण चीन सागर की कहाँ पर है? बताइए आंसर क्या है इसका? 1 2 1 2 3 1 2 4 या 1 2 4 3 4? पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है आपको। ए आंसर है, यानी पहला, दूसरा इसका सही है, अदन की खाड़ी और लक्षद्वीप। और मुझे बाकी का बताइए कहाँ पर हैं, ठीक है, अपने अनुसार। हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की प्रचलित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की प्रचलित दिशा के परिवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी है? पहला स्टेटमेंट है, हिंद महासागर सामान्य गर्म होता है, इस कारण से हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह होता है। हिंद महासागर एक स्थलरुद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता से अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो आंसर बताइए इसका, पॉज करके सोचिए। समुद्री धाराओं की जो दिशा है वो परिवर्तन होती है, उसके कारण क्या है? बी आंसर है, बी, यानी कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह है, आप सभी जानते ही हैं। सामान्यतः महासागर की धाराएं प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होती है ना, पवनों से प्रभावित होती हैं। लेकिन हिंद महासागर की धाराएं बड़े पैमाने पर मानसूनी पवनों का मौसमी परिवर्तन होता है, मानसून से प्रभावित होती हैं, आप सभी जानते हैं।
ये प्रश्न है कल के लिए, आपको इसका आंसर खोजना है और आंसर देना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यह बाल अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की जांच करता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। कौन सा सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका आंसर आपको देना है। और इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप जा कर के अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज शाम को होने वाले मेंटर्स वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और हमारा जो कोड है वो ज़रूर यूज करिए, EME10। और यदि आप EME10 आप प्लस सब्सक्रिप्शन में भी कर लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस फ्री एक्सपीरियंस करने को भी आपको मिल जाएगा। तो यूज करिए EME10 और अनअकैडमी पर लाभ उठाइए फ्री चीज़ों का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।